नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के आपसी विवाद से। देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार कई मुद्दों पर लेकर आपसी विवाद चलता रहता है, कई चीजों को लेकर, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत यहाँ कहीं ना कहीं अपने रंग ढंग दिखाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत के उस मुद्दे की जहां पेंशन को लेकर आरोप लगा रहे थे। हमने इस पर लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि आखिर किस तरह से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी बात हो रही है कि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही 1-2 हफ्ते पहले ही अशोक गहलोत की तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में बड़े हादसे की बीच जब वो वहां पर पहुंचे तो अशोक गहलोत वहां मौजूद थे और उन्होंने वहां पर उनकी तारीफ की और ये कहा कि बड़े नेता, बड़े मुख्यमंत्री आप हैं, सभी राज्यों में सबसे बड़े मुख्यमंत्री आप हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत फूले न समाये थे, उनकी तारीफ की। लेकिन तारीफ के बाद आज अचानक से जब अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेंशन को लेकर आरोप लगाने लगे, भाजपा जनता पार्टी पर आरोप लगाने लगे, उन पर एक मुहावरा देकर उन पर आरोप निशाना साध रहे, तो यहाँ पर अशोक गहलोत की बात समझ नहीं आई। ये लगा कि सच में ये अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि इनकी तारीफ की गई, हालांकि इनको बहुत सराहा गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। अब आपको बता दें कि वो मुहावरा क्या था। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, पीएम मोदी को लेकर ऐसा कहा है, इस तरह की बात कही। साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो बना है वो है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना को लेकर अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू करनी चाहिए थी। हालांकि मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैंने अपने राजस्थान में पुरानी पेंशन जो है वो लागू कर रखी और खुद की थी। तो अशोक गहलोत का ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर हमें आवाज उठानी पड़े, वो उन्हें खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद किया था। तो यहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो उस चीज को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से मैंने वहां पर लोगों के बारे में सोचा, और यहाँ आरोप ये है कि अशोक गहलोत ये जताना चाहते हैं कि बीजेपी जनता के बारे में नहीं सोचती और पुरानी पेंशन ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पर लोग भड़क ही जाएंगे, इसलिए बीजेपी को लेकर उस सरकार पर आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी सरकार में इस तरह का कोई जो है ऐलान नहीं किया है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत पूरी तरीके से उन्हें घेरते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि गहलोत ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल का धन्यवाद कि उन्होंने राज्य से केजरीवाल को भगा दिया। आपको बता दें कि केजरीवाल जहां गुजरात में पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया था, लेकिन उन्हें कुछ खास वहां से रिस्पांस नहीं मिला। तो इस चीज को लेकर अशोक गहलोत हिमाचल प्रदेश में वहां की जनता को धन्यवाद बोलते नजर आए कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आपका धन्यवाद कि आपने केजरीवाल को यहाँ से भगा दिया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली के बाद पंजाब में कोशिश की थी, अपनी सरकार भी बनाई, हिमाचल प्रदेश में कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने गुजरात में कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ खास रिस्पांस उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए, यहाँ बोलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने घेरे में लिया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि उनकी तारीफ के बाद, ठीक उनकी तारीफ के बाद अशोक गहलोत यहाँ पर अपना रंग कैसे बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के मुद्दों पर कैसे बात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा जनता पार्टी का ज्यादा नाम लिया है, भाजपा का ज्यादा नाम लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुहावरा साध कर उन्होंने काफी गलत कर दिया। एक वीडियो सामने आ रही है, इस वीडियो के जरिए आप देख सकेंगे कि अशोक गहलोत ने और क्या क्या कहा है और ये बात किस तरह से कही है। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कि भाई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर लो गुजरात से, मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाएंगे और मिस्टर जैन, सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी, आप मुझे बता दीजिए किसने संपर्क आपसे किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया जो उनके अध्यक्ष हैं, या और किसी ने किया? एक तो ये बताओ। आरोप बहुत बड़ा है, राजनीतिक पार्टी जहाँ सरकारें 2 उनकी हैं, वो कह रहा है मेरे पे आरोप, मुझे सौदेबाजी होने लगी कि मैं विड्रॉ कर दूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2, मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया, या 2,000 करोड़ का किया? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं है। जो मैंने अभी बताया आपको
कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए आप कि चुनाव जीतने के बाद भी विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद करके फिर आप बाई इलेक्शन करवाते हो गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि संविधान जो आपके सामने है और आज देश को गर्व होना चाहिए कि हम पिछले साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूछो मोदी जी को, बिना पंडित नेहरू के अमृत महोत्सव मनाया जाता है कोई? जिसने 10-12 साल जेलों में बिताए हैं, त्याग बलिदान और कुर्बानी की है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी जी के सानिध्य में, नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, मौलाना गुलाम आजाद हो, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, बड़ी बड़ी हस्ती दूर जमाने। आप सबको बुला रहे हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी आपको कौन याद करेगी? वो जब संभाल के देश को, तो आपके इतिहास को कौन याद करेगा? ये समझ नहीं रहेगी। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर, इसलिए आज देश में माहौल अलग तरह का बन गया। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 ये जो मैं सब बातें बता रहा था अभी, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप क्यों नहीं आगे आके अपील कर दो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक नहीं बोलते हो, कुछ लोगों को हौसले बढ़ते हैं। इन स्थिति में देश चल रहा है। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पार्टियों से, हमारी बड़ी विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे और माई बाप जनता होती है, वो फैसला करेगी किसको क्या बैठाना, किसको घर भेजना है। तो ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं और आप देख रहे हो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विचलित हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, जो कोर्ट में चले गए। तो ये तमाम बातें वो आपके सामने हैं और आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो वचन दिए हैं आपको, प्रदेशवासियों को, उस पर वो खरी उतरेगी। ये हम आपसे कहना आए हैं कि सोच समझ के राहुल गांधी जी खुद आए थे अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी जो घोषणाएं करी थी, अधिकांश घोषणाएं मुझे खुशी है कि जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी राजस्थान के अंदर, इम्प्लीमेंट कर दी, खाली घोषणा नहीं करी है। वो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में ला रही है, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी। और वो घोषणा ऐतिहासिक घोषणाएं हैं, वो तो आप सबको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर ओपीएस के बारे में मैंने सुना है, यह बड़ा इश्यू बना हुआ है। मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को कहा 2 बार, आप ओपीएस लागू कीजिए। 2 मीटिंगों में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आप ओपीएस लागू कीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए। वो क्या आप लोगों ने घोषणा कर दी, हमें तकलीफ हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं कहा आपकी तकलीफ का इलाज मैं कर दूंगा, आप आगे तो बढ़िए, आप टीम भेजिए राजस्थान के अंदर, या हम अधिकारी को भेजेंगे यहाँ पर आपके वहाँ, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान गवाह है, मैं वित्त मंत्री भी हूँ, मुझसे एक कर्मचारी ने नहीं कहा राजस्थान के अंदर आप ओपीएस लागू करो। यू जस्ट इमेजिन, कोई मांग नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं करते थे, उम्मीद करते नहीं थे। जब मैंने लागू की, जब मैंने स्पीच दी और उसके अंदर अनाउंस किया, तो उन सबको आश्चर्य हुआ, बल्कि मजाक से मुझे कहा, अरे साहब पहले क्यों नहीं कहा, मांग तो करते कम से कम, हमारी तो हमारे मांग करते आपसे। कहने का मतलब ये कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरा फैसला है और मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ कि देश भर के अंदर ओपीएस लागू होना चाहिए। उसके कारण मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल ही बना है इसका।
नंबर एक नौजवान आदमी सरकारी नौकरी के लिए क्यों भागता है? उसको तनख्वाह कम होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होती है। वो इसलिए भागता है कि मैं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कम से कम सिक्योरिटी रहेगी, पेंशन भी रहेगी। सबसे बड़ा उसका टेम्पटेशन ही होता है लाइफ के अंदर, उसका आपने खत्म कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, जो ओपीएस है जब से लागू हुई है तब से लोगों को टेंशन है कि भाई ये कहाँ का रिवाज है कि जब रिटायरमेंट होगा तब शेयर मार्केट तय करेगा कि कितनी पैसे मिले। आप बता दीजिए, शेयर मार्केट तय करेगा नई पेंशन योजना के अंदर। अब यूक्रेन युद्ध आ गया, मान लीजिए कल कोई और युद्ध आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो उस वक्त में तय होगी, किस प्रकार से तय होगी सोच सकते हैं। किसी भी तरह से एनपीएस को आप स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, समय रहते हैं मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपने ओपीएस लागू नहीं की देश केंद्र में भी और आपकी बीजेपी सारे राज्यों के अंदर भी, तो आपकी स्थिति बन सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी अपना महत्व रखता है, वो भी आपकी सेवा करता है, वो भी आपकी सेवा करता है, 35 साल से सर्विस करता है। और उनके परिवारों में क्या गुजर रही है, जब मैंने ये लागू किया तो मेरे घर पे 10-12 दिन तक इतने लोग आए, कोई 1,00,000-1.25 लाख लोग आ गए। मुझे बंद करना पड़ा बाद में, क्योंकि मैं खुद ही 10-15 दिन में देखा रोज भीड़ लग रही है, आंखों में आंसू आ रहे औरतों के। और कहेगा मेरे ससुर जी का ये आपने भला कर दिया, मेरे पिता का ये कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने खुद से लोग कुछ सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, सरकार को सोचना चाहिए। जुडिशरी का जो पे कमीशन है वो कह रहा है कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे। और सीएनएजी वो कह रहा है कि ये आपने कर कैसे दिया? 15 साल में अभी आप लोगों ने नियम नहीं बनाए। 2004 से लागू किया 1 अप्रैल से, अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, अभी तक नियम बनाए नहीं। और रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका होगा, सेवा भर्ती के नियम, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नियमों में उनको कोई अंतिम रूप नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया गया। तो सीएनएजी खिलाफ, ह्यूमन राइट कमीशन खिलाफ, जुडिशरी कमीशन खिलाफ, और तो भी की चर्चा नहीं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि जो मेंटलिटी है फासिस्ट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो खाली चेहरा पहना हुआ है लोगों के, एक मुखौटा बना हुआ है, कोई यकीन नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर। ये लोग फासिस्ट ही है, इसलिए ये चर्चा भी नहीं कर रहे। मान लीजिए आप